हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज हम लोग इवोल्यूशन का जो टॉपिक था उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का। इसके पहले मैंने आपको ऑपलिन का कॉन्सेप्ट बता दिया था। हम लोग वेरियस टाइप के इवोल्यूशन को भी देख चुके थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। देखिए, डिफरेंट एविडेंसेस का मतलब क्या होता है? प्रमाण। वेरियस टाइप के जो एविडेंसेस आपके अवेलेबल हैं उसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि इवोल्यूशन हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आपको इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझने में ये काफ़ी हेल्प करता है। तो डिफरेंट एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन आर फॉलोइंग, मैंने बताया है पहले। जैसे पैलियोंटोलॉजिकल मतलब फॉसिल्स बेस्ड होता है, बायोजियोग्राफिकल मतलब लोकेशन बेस्ड होता है। उसी तरह से देखिए मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल मतलब उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्फोलॉजी और एनाटॉमी के हिसाब से होगा। एम्ब्रियोनिक स्टडी के हिसाब से एविडेंसेस का पता करेंगे हम लोग। मैं सबको डिटेल करूँगा फिर आगे। फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि एविडेंसेस क्या है, वेरियस टाइप के एविडेंसेस, जिससे हमको इवोल्यूशन को समझने में मदद मिलेगा। इवन इन्वायरमेंटल बेस्ड एविडेंसेस भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? पैलियोंटोलॉजिकल बेस्ड मतलब फॉसिल्स पर बेस्ड। पैलियोंटोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? फॉसिल बेस्ड इवोल्यूशन। अब ये फॉसिल्स बेस्ड इवोल्यूशन को समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले तो मैंने कुछ डेटा आपके लिए दे दिया है। जैसे फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी इनको बोला जाता है। पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी बोला जाता है लियोनार्डो डा विंसी को। ओके। फाउंडर ऑफ द मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी बोला जाता है क्यूवियर को। और जनरली फॉसिल्स आपको मिलता कहाँ है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलता है। कौन से रॉक्स के अंदर मिलेगा? तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स ही होता है जिसमें फॉसिल्स सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। अब देखिए, फॉसिल्स को हम लोग कैसे उसका स्टडी करते हैं? तो उसके स्टडी को करने के लिए हम लोग उसका पहले टाइम ड्यूरेशन पता लगाते हैं कि वो कितना पुराना है। और इसके लिए क्या किया जाता है? टाइम डेटिंग किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग? टाइम डेटिंग करते हैं। टाइम डेटिंग करने का मतलब उसके एज का पता लगाना, जिस रॉक्स में वो अवेलेबल है या जिस जगह वो अवेलेबल है। तो टाइम को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, दो टाइप का डेटिंग मैंने बताया है, एक कार्बन डेटिंग और एक यूरेनियम और लेड डेटिंग, या फिर एक पोटासियम आर्गन डेटिंग भी होता है। देखो, कार्बन डेटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस सैंपल के अंदर मतलब फॉसिल्स के सैंपल के अंदर हम लोग रेशियो डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस रेशियो अबाउट C12 एंड C14। C12 और C14 का क्या रेशियो है? जनरली आपको पता होना चाहिए कि कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है और उसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो होता है अबाउट 5568 ईयर्स। तो इस ड्यूरेशन के हिसाब से इस डेटा को एनालाइज करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सैंपल में कार्बन 14 का कितना अमाउंट अवेलेबल है, और उस कार्बन 14 के अमाउंट के हिसाब से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइप के सैंपल में कितना पुराना है वो, उसका क्या लाइफ टाइम है। ओके। वहीं पे मैंने आपको दे दिया है, देखिए, यूरेनियम लीड। तो जनरली क्या होता है, इस यूरेनियम लीड वाला जो प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जनरली देखो, मैंने उसका एक डेटा आपको प्रोवाइड किया है कि लगभग 1% यूरेनियम जो होता है ना, उसका डिकम्पोजिशन मतलब वो लीड में कन्वर्ट होने में लगभग टाइम लगता है कितना? 66 मिलियन ईयर्स एगो। तो उसके डिकम्पोजिशन के रेट को समझ करके हम किसी भी फॉसिल्स का एज डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए, पोटासियम जो होता है वो आर्गन 40 में कन्वर्ट होने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 1300 मिलियन ईयर्स एगो। तो 13 मिलियन ईयर्स लगता है। तो इस डेटा को हम लोग एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि जो गिवन फॉसिल्स है उस फॉसिल्स का एज क्या है। ओके। आगे हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि जनरली हम लोग देखते हैं फॉसिल्स का टाइप। आखिर फॉसिल्स के वेरियस जो टाइप्स अवेलेबल हैं वो क्या है? देखिए, फॉसिल्स के डिफरेंट टाइप्स को अगर हम लोग देखें तो हमको फॉसिल्स के रूप में क्या मिलेगा? एक्चुअल रिमेन्स मिल सकता है। एक्चुअल रिमेन्स कहने का मतलब क्या होता है
कि पूरा का पूरा फॉसिल्स ही प्रिजर्व फॉर्म है। देखिए प्रिजर्व्ड इन रियल फॉर्म, पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही रियल फॉर्म में हमको मिलता है। और जनरली ये एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे पाया जाता है या फिर वैसे जगह पे पाया जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। जनरली फॉसिल्स ऐसी जगह पे ही पाया जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फॉसिल्स जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज जब होगा तो उसके अंदर बहुत सारे मैटर जो होते हैं वो इजीली डिकम्पोज कर जाते हैं। तो या फिर देखिए मैंने वही दिया है सम स्पेसिफिक कंडीशन। तो सम स्पेसिफिक कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होगा वो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए। अब देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे क्या है वूली मैमथ, लगभग 2500 ईयर्स ओल्ड ये फॉसिल्स मिला, और कहाँ मिला है तो इसका जो लोकेशन है वो है साइबेरिया में। उसी तरह से देखिए मैंने एग्जांपल दिया अम्बेर का। अम्बेर क्या था भाई, तो ये रेजिन्स के अंदर इंसेक्ट्स का प्रिजर्वेशन था, है ना। रेजिन्स के अंदर क्या हुआ, इंसेक्ट जो था वो प्रिजर्व्ड कर चुका था। ये लगभग कितने साल पहले का मिला है, 38 मिलियन ईयर्स एगो का मिला है हम लोगों को। उसी तरह से देखिए एस्फाल्ट पिट है। एस्फाल्ट पिट जो होता है ये टोटली क्या होता है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के अंदर का पार्ट है ये, और ये लगभग इसमें आपको देखिए 1 मिलियन ईयर्स एगो tar pits मिला है। कहाँ, तो कैलिफोर्निया के लोकेशन में। तो ये सब क्या है, फॉसिल्स का लोकेशन है जहाँ पे जनरली हम लोगों को मिलता है कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इस कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म के को देखने के बाद हम लोग अगला जो देखने जा रहे हैं वो क्या है भाई, पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड कहने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं ना वो रिप्लेस्ड हो चुके हैं इनऑर्गेनिक मिनरल्स से। देखो ऑर्गेनिक मिनरल्स का डिकम्पोजिशन बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन इनऑर्गेनिक मिनरल्स का डिकम्पोजिशन इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक मिनरल्स जो होता है वो जब रिप्लेस्ड हो जाता है और इनऑर्गेनिक मिनरल्स में जब वो कन्वर्ट कर जाता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेट्रीफाइड। और इस फॉर्म में हमारे बहुत सारे फॉसिल्स अवेलेबल हैं, स्पेशली प्लांट फॉसिल्स और एनिमल फॉसिल्स में। आगे क्या है भाई, कंप्रेशन फॉर्म में। कंप्रेशन फॉर्म मतलब क्या होता है, दबा हुआ, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में दबा हुआ। जैसे स्पेशली क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू इसमें डिग्रेड कर जाता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मेंटेन्ड रहता है इसका। उसी तरह से नेक्स्ट देख रहे होंगे आप, क्या है, इनक्रस्टेशंस फॉर्म में है। तो इनक्रस्टेशंस फॉर्म में क्या होता है, एक्सटर्नल मोल्ड अराउंड द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो फॉसिल्स के अंदर होता है ना उसके चारों तरफ एक्सटर्नल मोल्ड्स अवेलेबल होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनक्रस्टेशंस फैक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, तो वो है हमारा मोल्ड्स के फॉर्म में। देखिए मोल्ड्स के फॉर्म में क्या होता है भाई, तो जनरली एक इनकेसमेंट हो जाता है, एक हार्ड इनकेसमेंट अराउंड द आउटर पार्ट ऑफ द लिविंग, है ना। लिविंग के आउटर पार्ट में एक हार्ड इनकेसमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो मोल्ड बोलते हैं उसको, हम लोग मोल्ड के फॉर्म में बोलते हैं। वहीं पे मैंने देखिए कास्ट बताया है ना। तो ये कास्ट क्या चीज़ होता है भाई, तो देखिए ये क्या है, हार्डन पीस ऑफ मिनरल्स डिपॉजिटेड इन द कैविटी ऑफ मोल्ड। जो मोल्ड का फॉर्मेशन होता है ना उसके कैविटी में कुछ हार्डन मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कास्ट। फिर मैंने बताया इम्प्रेशन के बारे में। इम्प्रेशन करने का मतलब क्या होता है कि कहीं पे कोई छाप है ना। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई पार्टिकुलर पार्ट्स अवेलेबल होना। कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें अवेलेबल नहीं होता है, तो वही है पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लेफ्ट इन हार्डनिंग रॉक्स। किसी हार्डनिंग रॉक्स के ऊपर कोई पार्ट्स मिलता है ना उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्रेशन। जनरली आप इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स एक फॉसिल्स मिला है जिसका इम्प्रेशन ही मिला था हम लोगों को। ओके, उसी तरह से देखिए मैंने बताया माइक्रो फॉसिल्स के बारे में। अगर मान लो फॉसिल्स के फॉर्म में हमको स्पोर्स मिलता है, पॉलन ग्रेन्स मिलता है, जैसे आप ये फर्स्ट चैप्टर जो था, फर्स्ट नहीं सेकंड चैप्टर जो है, जो कि आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, उसमें आपको बताया गया होगा कि फॉसिल्स के फॉर्म में बहुत सारे प्लांट के सीड्स वगैरह मिले थे हम लोग को। तो ये माइक्रो फॉसिल्स के रूप में जानेंगे हम लोग उसको। ओके, फिर देखिए कॉप्रोलाइट मैंने बता दिया है। कॉप्रोलाइट क्या होता है, कुछ एनिमल फॉसिल्स के जो फिकल मैटर होते हैं ना वो मिलते हैं हम लोग को, फिकल मैटर फॉसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉप्रोलाइट। तो इसमें देखिए मैंने आपको बहुत सारा टाइप बताया फॉसिल्स का, उसमें कुछ कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली जैसे माइक्रो फॉसिल्स के बारे में मैंने बताया कि इसमें
आपका इम्प्रेशंस इम्पॉर्टेंट है। शुरू में मैंने आपको बताया था अम्बेर इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा डाटा आपको याद रखना है। ऐसे आपके एनसीईआरटी में ये सब सारे चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं किया गया है, तो आप एज ए बेसिक के रूप में इस सारे टॉपिक को ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं फॉसिल्स फॉरेस्ट के बारे में। देखो, फॉसिल्स फॉरेस्ट वो एरिया होता है जहाँ पे फॉसिल्स का खजाना होता है। मतलब देर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल्स लोकेटेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया रिलेटेड टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, वही मैंने बताया, सम स्पेसिफिक एरिया विच कंसिस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स इन एक्सपोज्ड फॉर्म। मतलब वो पूरा का पूरा एरिया जो है ना, वो फॉसिल्स का खजाना माना जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स फॉरेस्ट। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे नेशनल फॉसिल्स पार्क है आपका तिरुवक्कराई में। तिरुवक्कराई जो तमिलनाडु में है, बेसिकली ये तमिलनाडु का पार्ट है, तमिलनाडु में है। उसी तरह से राजमहल हिल बिहार का एरिया है ये। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फॉसिल्स के फॉर्म में प्लांट्स मिले हैं राजमहल हिल में, और यहाँ भी आपको बहुत सारे फॉसिल्स अवेलेबल हैं। तो इस फॉसिल्स को चूँकि एक जगह समराइजेशन है इसका, इसीलिए हम लोग इसको फॉसिल्स फॉरेस्ट का नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेरियस टाइम स्केल का, जूलॉजिकल टाइम स्केल। देखिए, जूलॉजिकल टाइम स्केल कहने का मतलब क्या होता है, ये वो पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को बताता है जिसमें हमारा अर्थ डेवलप हुआ और उसके ऊपर लाइफ का भी डेवलपमेंट हुआ है। टाइम स्केल का मतलब क्या होता है, ये एक स्केल, एक टाइम का एक प्रोसेसिंग है, टाइम का एक प्रोसेस है या यूनिट है, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हाउ डज इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड हाउ डज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ टेक प्लेस ऑन इट। ओके, तो कहीं ना कहीं उसका समराइजेशन है ये। तो देखिए, इस टाइम फॉर्म्स को बांटा गया है। जैसे सबसे पहले आता है इयॉन्स, फिर आता है ईरा, फिर आता है पीरियड, और फिर आता है इपॉस। ये सीक्वेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, इयॉन, ईरा, पीरियड एंड इपॉस। अब देखो, इयॉन जो है ना, उसको दो बेसिक पार्ट में बांटा गया है। एक है क्या, क्रिप्टोजोइक, और एक है फेनेरोजोइक। क्रिप्टोजोइक जनरली उस एरिया को बोलते हैं, उस ईरा को बोलते हैं, या उस टाइम स्केल का उस यूनिट को। देखो, टाइम स्केल का सबसे बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा, इयॉन, और टाइम स्केल का सबसे छोटा यूनिट हो जाएगा इपॉक्स। ओके, तो इयॉन्स जो आप देख रहे हो, इसको दो पार्ट में बांटा गया, एक क्रिप्टोजोइक और एक फेनेरोजोइक। क्रिप्टोजोइक का मतलब क्या हो गया, ये रेयर फॉर्म ऑफ लाइफ था यहाँ पे। मतलब ये अर्थ के एकदम ओरिजिन से रिलेटेड है, और ओरिजिन के बाद का जो थोड़ा स्टेज अर्थ के ऊपर आया था उससे रिलेटेड है। जबकि फेनेरोजोइक जो है वो 100% किससे रिलेटेड है, तो ये 100% रिलेटेड है अर्थ के उस कंपोनेंट्स का, या अर्थ के उस पीरियड का, जब यहाँ पे लाइफ का फॉर्म एकदम प्रॉपर वे में डेवलप कर चुका था। अब देखो, इयॉन को बांटा गया ईरा में। तो ईरा कितना है भाई, तो देखो 4 बेसिक ईरा बताया गया है। कौन कौन सा है, तो प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। देखो, अगर हम लोग इसके सीक्वेंस को देखें तो प्री कैम्ब्रियन जो है वो क्या है, एकदम बहुत पहले का है, लगभग 545 मिलियन ईयर्स एगो का है। उसी तरह से अगर पैलियोजोइक देखेंगे तो 245 से 544 के बीच का पीरियड है। मेसोजोइक को देखेंगे तो 65 MBA से 245 MBA के बीच में है, और सीनोजोइक को देखेंगे तो ये सबसे मॉडर्न आपको मिलेगा। मतलब सबसे प्रिमिटिव ये है और सबसे मॉडर्न आपका सीनोजोइक है। ओके, तो टोटल कितने ईराज हो गए, 4, और इयॉन्स कितने हो गए, 2। अब अगर हम लोग पीरियड को देखते हैं तो ईराज को फिर बांटा गया है पीरियड में। तो पीरियड क्या है भाई, तो देख रहे होंगे आप, जैसे एजोइक हो गया, आर्कियोजोइक हो गया, प्रोटियोजोइक हो गया, कैम्ब्रियन हो गया, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस हो गया, पर्मियंस हो गया, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रस्टेशियस, टर्शियरी और क्वार्डिनरी। मतलब ये सीक्वेंस है ऊपर से नीचे का, डेवलपमेंट के ऊपर से नीचे का सीक्वेंस है। ओके, एजोइक नाम से भी पता चलता है कि लाइफ का फॉर्म यहाँ अवेलेबल नहीं रहेगा। ऐसे मैं आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं इपॉक्स का, तो इपॉक्स का क्या होता है भाई, तो मिसिसिपियंस हो गया, ये पेनिनसिल्वेनियन हो गया,
पैलियोसिन हो गया, इयोसिन हो गया, ओलिगोसिन हो गया, मियोसिन हो गया, प्लियोसिन हो गया, प्लियोस्टिसिन हो गया और होलोसिन हो गया। ओके, तो ये सब आप जो देख रहे हो ये क्या है, इपॉस। तो आपको याद क्या रखना है, इयॉन्स 2, ईराज कितने हो गए 4, वहीं पे पीरियड्स कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इपॉक्स कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब देखिए इम्पॉर्टेंट जो हम लोग को देखना, पहले मैं टोटल डिटेल कर देता हूँ, उसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट आपको बता दूंगा। हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले क्रिप्टोजोइक का। देखिए उसमें सबसे पहले क्या आ रहा था, प्री कैम्ब्रियन। आपको याद होगा प्री कैम्ब्रियन को हमने बांटा है, जैसे देखिए एजोइक हो गया सबसे पहला कौन आ गया, एजोइक। तो एजोइक को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए ओरिजिन ऑफ अर्थ यहीं हुआ है, लगभग 4.6 B/A है ना। और अगर हम लोग देखें तो 4600 MBA या 4200 MBA के बीच में हुआ है, जबकि लाइफ अवेलेबल नहीं था। तब हम लोग आते हैं आर्कियोजोइक। आर्कियो का मतलब क्या होता है, बहुत ही ओल्ड। तो लगभग कितना है भाई, तो 3800 से 4200 के बीच में देखिए MBA के में आपका लाइफ अर्थ पे आ गया था। और 3500 से 3800 के बीच में आपको सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स मिलता है प्रोकैरियोट्स का। 2500 MBA से 3500 MBA के बीच में देखिए O2 का फॉर्मेशन हुआ था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि O2 का एक्युमुलेशन सबसे पहले नहीं हुआ था, पहले जो इसके पहले का जो ये था ना ईरा, या इसके पहले का जो पीरियड था, वो सारा का सारा क्या था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। ये सब क्या था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, मतलब ऑक्सीजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, ऑलमोस्ट क्या नेग्लिजिबल ही था। जबकि यहाँ से फिर देखिए ऑक्सीजन का एक्युमुलेशन शुरू हो गया। तो फिर देखिए 1600 से 2500 के बीच में MBA के बीच में आपको केस का इवोल्यूशन हुआ है, मोनेरा का इवोल्यूशन हुआ है। फिर आ गया प्रोटियोजोइक, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ अर्ली एंशिएंट लाइफ। ओके, तो प्रोटियोजोइक में आप देख रहे होंगे, देखिए लगभग 1500 MBA में लगभग ओल्डेस्ट यूकैरियोटिक फॉसिल्स मिला है। 700 MBA के लगभग में फर्स्ट एनिमल का देखिए ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट एनिमल यही हुआ है। और प्रिमिटिव इन्वर्टिब्रेट और ग्रीन अलगी का डेवलपमेंट लगभग हुआ है 544 से 1600 MBA के बीच में। ओके, आगे हम लोग और भी डेटा देख रहे हैं इसी से रिलेटेड। देखिए फिर आ गया आप कौन, तो पैलियोजोइक आ गया। अब पैलियोजोइक को फिर बांटा गया है, क्या है भाई, तो पैलियोजोइक को हमने क्या बांटा है, तो सबसे पहले आ गया कैम्ब्रियन। देखिए कैम्ब्रियन में कौन कौन डेवलप किया है, तो ट्राइलोबाइट्स, मेराइन एल्गी, फंगाई और बैक्टीरिया, ये सब आपको कैम्ब्रियन पीरियड में डेवलप करने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए देखिए क्या है कि कैम्ब्रियन को बोला जाता है एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। उसी तरह से फिर उसके बाद देखिए आ गया ऑर्डोवेशियन। तो एज क्या है, लगभग 438 से 505 मिलियन ईयर्स एगो का है। और इसमें डेवलप कौन किया है, कोरल्स हो गया, जाइंट मोलस्क हो गया, आर्मर्ड फिशेस हो गया, मेराइन एल्गी हो गया और फर्स्ट लैंड प्लांट। देखिए जिसको मैं घेर रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देना है। फर्स्ट लैंड प्लांट जो था वो कब डेवलप किया, तो ऑर्डोवेशियन पीरियड में डेवलप किया है। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं सिल्यूरियन पीरियड का, इंपॉर्टेंट माना जाता है, मैं इसको भी घेर देता हूँ क्योंकि ये लगभग है 408 टू 438 के बीच में। और इसमें देखिए जॉब फिश का डेवलपमेंट शुरू हो गया था, इंसेक्ट जॉब। एक्चुअली में सिल्यूरियन पीरियड जो है ना, इसके बारे में बोला जाता है कि प्रिमिटिव फिश, सबसे पहले फिश का इवोल्यूशन ऑफ फिश यहीं से स्टार्ट हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ फिश। ओके, मतलब सबसे पहला फिश यहीं से डेवलप होना शुरू हो गया है। साथ में देखिए कुछ जो विंगलेस इंसेक्ट थे, जैसे स्कॉर्पियन हो गया, और प्लांट में आपका क्लब माउस, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकोपोडियम वैस्कुलर क्लब माउस, वो डेवलप होना शुरू हो गया था। ओके, फिर आ गया डेवोनियन पीरियड, इसी को बोलते हैं एज ऑफ फिश, क्योंकि फिश का सबसे ज़्यादा डेवलप फॉर्म इसी पीरियड में पाया जाता था, इसीलिए इसको एज ऑफ फिश बोलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसमें देखिए ऑरिजिन ऑफ लंग्स फिश शुरू हो गया था। एम्फीबियंस का भी सबसे पहला ऑरिजिन देखिए यहीं हुआ है, और बोनी फिश का भी ऑरिजिन यहीं हुआ है। ओके, तो ये था आपका डेवोनियन पीरियड। तब आ गया कार्बोनिफेरस देखिए इसमें मैंने दो पार्ट में बांटा था ना इसको, एक मिसिसिपियन था और एक पेंसिल्वेनियन था।
तो मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन जो था उसमें देखिए मिसिसिपियन में क्या है, शार्क का डेवलपमेंट और सीड फर्न्स का डेवलपमेंट हुआ था। वहीं पे पेंसिल्वेनियन जो था उसमें फर्स्ट रेप्टाइल्स देखिए डेवलप किया है सबसे पहले। एक्चुअली में ये दो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, तो शार्क का डेवलपमेंट मिसिसिपियंस में और फर्स्ट रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म वगैरह का डेवलपमेंट जो था तो वो किस में हुआ था, तो पेंसिल्वेनियन में। वहीं पे आगे आप पर्मियन, पर्मियन देखिए क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस एंड फर्न्स। एज ऑफ एम्फीबियंस और फर्न्स बोला जाता है पर्मियन पीरियड को। और इसमें देखिए डेवलप किया था मॉडर्न इंसेक्ट हो गया, इन्वर्टिब्रेट्स हो गया, प्रिमिटिव मैमल हो गया, कोनिफर्स वगैरह का डेवलपमेंट इस पीरियड में हुआ है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो मेसोजोइक का। मेसोजोइक का अब देखिए मेसोजोइक पीरियड में अगर हम लोग देखते हैं तो फिर हमने इसको बांटा है ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेस्टिसियस। देखिए ट्रायसिक में क्या हुआ है, डायनासोर्स का डेवलपमेंट शुरू हो चुका था और टॉर्टोइज भी इसी पीरियड का एनिमल है। ओके, साथ में थोड़ा बहुत मैमल भी ओरिजिनेट किया है, लेकिन उतना ज़्यादा मैमल ओरिजिनेट नहीं किया था, बस ओरिजिनेशन लेकिन शुरू हो चुका है इसका। और फर्न का अमाउंट एकदम प्रॉपर वे में था यहाँ पे। अगर हम लोग जुरासिक को देखते हैं, देखिए इसी को बोला जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म। इसी के नाम पर फिल्म का भी नाम पड़ा है, जुरासिक। अब देखो इसमें क्या आ गया, तो टूथेड बर्ड आ गया, मतलब आपका जो आर्कियोप्टेरिक्स था ना वो इसी पीरियड का जो एनिमल माना जाता है। और क्या, इंसेक्टिवोरस प्रोटोथेरिया भी इसी में आया है। प्रोटोथेरिया, यूथेरिया, मेटाथेरिया जो मैमल्स का पार्ट है ना, तो प्रोटोथेरिया, इंसेक्टिवोरस प्रोटोथेरिया जो था इसी पीरियड में डेवलप किया है। ओके, फिर आ गया क्रस्टेशियस पीरियड। इसमें आपका डायनासोर एक्सटिंक्ट कर चुका था। क्रस्टेशियस पीरियड में देखिए डायनासोर इस पीरियड में, मतलब ट्रायसिक और जुरासिक पीरियड में डायनासोर एकदम फुल्ली डेवलप था, लेकिन क्रस्टेशियस पीरियड आते आते मतलब 144 से 208 के बाद लगभग 65 MBA से 144 MBA के बीच में डायनासोर्स सारे के सारे एक्सटिंक्ट कर चुके थे। ओके, और मॉडर्न बर्ड का अपीयरेंस शुरू हो गया था, मैमल्स और स्नेक का अपीयरेंस शुरू हो गया था, और फर्स्ट एंजियोस्पर्म देखिए यहीं डेवलप किया है। और मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म डेवलप किया तो सबसे पहले कौन डेवलप किया, मोनोकॉट का डेवलपमेंट हुआ है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं सीनोजोइक का, जो मॉडर्न पीरियड के रूप में लिया जाता है। तो देखिए इसमें आ गया टर्शियरी और फिर क्वार्डिनरी, दो पीरियड है, दो मेन है पीरियड। और पीरियड में फिर आपका ये क्या है, इपॉक्स है। तो देखिए पैलियोशीन हो गया, ईओसीन हो गया, ओलिगोशीन हो गया। तो देखिए पैलियोशीन को अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट प्राइमेट देखिए डेवलप किया है पैलियोशीन में। उसके बाद प्लेसेंटल मैमल का भी डेवलपमेंट देखिए इसी पीरियड में हुआ है। और क्या, पोलिनेटिंग इंसेक्ट जैसे हनी बी वगैरह का भी डेवलपमेंट, या फिर बटरफ्लाई वगैरह का डेवलपमेंट इसी पीरियड में हुआ है। और एंजियोस्पर्म देखिए डेवलप करना शुरू कर गया है। वहीं फिर आ जाते हैं ईओसीन में, तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है प्लेसेंटल मैमल का। प्लेसेंटल मैमल में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ पैदा होना शुरू हो गई। एंजियोस्पर्म एकदम डोमिनेंट फेज में आ गया। ओके, फिर आ गया ओलिगोसीन जिसमें मॉडर्न मैमल डेवलप किया, और एप का डेवलपमेंट ओलिगोसीन से ही स्टार्ट हुआ है। फिर आ गया मियोसीन। आप देख रहे हैं सब एज धीरे धीरे अब हम लोग घट रहे हैं। तो मियोसीन में आप देख रहे होंगे पिक ऑफ मैमल, मैमल जो था एकदम पूरी प्रॉपरली डेवलप कर गया था और ग्रास का अपीयरेंस शुरू हो गया था। तो आगे ग्रासलैंड बनेगा। देखिए प्लियोसीन में आपको ह्यूमन लाइक एप आ गया। देखिए प्लियोसीन ही था जहाँ से ह्यूमन का इवोल्यूशन शुरू हुआ है आपका, और रूमिनेंट एनिमल्स भी डेवलप करने लगे थे, साथ में ग्रासलैंड का भी फॉर्मेशन शुरू हो गया था। फिर आ गया क्वार्डिनरी जिसको हम लोग एकदम मॉडर्न पीरियड के रूप में लेते हैं। तो इसमें आ गया प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन में देखिए ह्यूमन का डेवलपमेंट शुरू हो गया अच्छे ढंग से, और आइस एज जो था वो प्लेस्टोसीन में ही आया था। ये आपको ध्यान में रखना है, किस इपॉक्स में था, तो ये प्लेस्टोसीन इपॉक्स में था। और ये जो पीरियड है होलोसीन है, ये अभी आपका मॉडर्न पीरियड चल रहा है। जो हिस्टोरिक लाइफ आप देखते हो ना, पूरा का पूरा जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, इसके पीछे का वो सारा इसी से रिलेटेड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं मिसिंग लिंक्स का। एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ थे जिसके बारे में कुछ प्रॉपर वे में आइडिया नहीं मिला था। जैसे देखिए मिसिंग लिंक्स में सबसे पहले आता है कौन, तो टेरिडोस्पर्म्स आता है, जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच का मिसिंग लिंक है, मतलब इसका अभी भी पता नहीं चला है। उसी तरह से देखिए साइमोरिया है जो कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच का मिसिंग लिंक है। मतलब ये ट्रांजिशनल
लिंक था एक स्पेसीज से, एक वैरायटी से, स्पेसीज से कह सकते हैं, दूसरे स्पेसीज के बीच का। उसी तरह से देखिए आर्कियोप्टेरिक्स आता है, रेप्टाइल्स और एप्स के बीच का मिसिंग लिंक है ये। बैसिलोसॉरस जो कि वेल और रेप्टाइल्स के बीच का, एक्वेटिक रेप्टाइल्स के बीच का मिसिंग लिंक माना जाता है इसको। ओके, तो ये हुआ वेरियस मिसिंग लिंक। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये टॉपिक, दैट इज़ फॉसिल्स हिस्ट्री ऑफ हॉर्स, है ना। देखिए फॉसिल्स हिस्ट्री ऑफ हॉर्स क्या है। एक्चुअली में हॉर्स का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो डिफरेंट टाइप से हुआ है। मतलब उसका जो अभी फॉर्म्स अवेलेबल है ये कहीं ना कहीं उससे अलग फॉर्म में अवेलेबल था। तो सबसे पहला जो आपको मिला है वो है इयोहिपस, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइरेकोथोरियम। तो हाइरेकोथोरियम जो था उसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इसका ओरिजिन माना जाता है। और ये लगभग स्टार्ट हुआ था 60 MYA के पहले, मतलब लगभग 60 मिलियन ईयर्स एगो इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया था। और साइज आप देख रहे हो लगभग 30 to 50 सेंटीमीटर। और इसके ये मैंने टोज का स्ट्रक्चर दे दिया, जिसमें पहला जैसे टोटल 5 टोज थे, जिसमें फर्स्ट टोज जो था वो रिड्यूस्ड स्टेट में था, ये था रिड्यूस्ड स्टेट में। बाकी सारे टोज अवेलेबल थे एज लाइक एज फिंगर स्ट्रक्चर। ओके, फिर इसका मॉडिफिकेशन हुआ ओरिहिपस में, जो लगभग थोड़ा सा डेवलप हुआ, देख रहे हो 50 to 55 सेंटीमीटर में आ गया। फिर आ गया मेजोहिपस, ये सब आपको बीच का इंटरमीडिएट है। जैसे मेजोहिपस लगभग 60 सेंटीमीटर का, आप देख रहे होंगे लगभग 30 to 40 MYA पहले का है। और इसमें 3 टोज आ गए, देख रहे हो यहाँ पे 5 टोज था, यहाँ पे 3 टोज था, जिसमें कहने का मतलब 2 टोज रिड्यूस्ड हो गए थे। 2 टोज जो थे ना वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गए थे। उसी तरह से फिर मियोहिपस आ गया, फिर पाराहिपस आ गया, जिसमें हुप्ड टोज हो गया, है ना। आपको सीक्वेंस देखिए कौन कौन सा याद रखना है। इयोहिपस आप याद रख सकते हैं, मेजोहिपस आप याद रख सकते हैं, मियोहिपस आप याद रख सकते हैं। बाकी इंटरमीडिएट उतना ज़्यादा नहीं आपको इम्पोर्टेंट है याद रखने का। फिर मैंने आगे देखिए बता दिया है, अगला क्या है, मेरीहिपस इम्पॉर्टेंट है। लगभग देखिए साइज़ कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, लंबा नेक भी हो गया उसका। और उसका टूथ जो था मॉडिफाइड हो गया था, इनामेल का कवरिंग्स वगैरह शुरू हो गया था उसके ऊपर। और देखिए टोज जो है वो कुछ इस टाइप का, ये मिडिल वाला टोज हो गया और ये 2 रिड्यूस्ड फिंगर टोज जो था वो अवेलेबल था। उसके बाद देखिए आ गया प्लियोहिपस। प्लियोहिपस क्या था भाई, लगभग 100 to 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसमें देखिए टोज और ज़्यादा रिड्यूस्ड हो गया। और ये सेंट्रल टोज जो था वो आपका अवेलेबल था। बाकी ग्रेजिंग के लिए इसका टिथ मॉडिफाइड कर गया था, च्यूइंग के लिए। और ये आपका मॉडर्न हॉर्स हो गया, ये मॉडर्न हॉर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। लगभग 165 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये। और देखिए ये टोज एकदम 100% रिड्यूस होकर के एक सिंगल टोज अवेलेबल है यहाँ पे। और इसी की वजह से इसको इसमें रनिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता था इसको। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया हॉर्स का फॉसिल्स और उससे रिलेटेड वेरियस डाटास को। अब इसके बाद फिर आगे हम लोग आगे का वीडियो करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड डाटा, खासकर आपको इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट डेटा थे वो थे वेरियस पीरियड में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रॉपर वे में डेवलप थे, वो डेटा आपको ज़्यादा याद रखना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपकी जानकारी को इन्हेंस किया होगा ये सारा टॉपिक। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों से, अपने दोस्तों से बताइए इस चैनल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।